जेलेंस्की क्यों बोले कि पीएम मोदी यूक्रेन रूस जंग को रुकवा सकते हैं? जानेंगे ब्रिक्स समिट को लेकर भी इन्होंने क्या कहा है। तो वहीं दूसरी तरफ तुर्की के साथ क्या भारत और रूस दोनों ने मिलकर खेल किया था। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी रूस यूक्रेन जंग खत्म कराने में बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि हम चाहते हैं कि दूसरी यूक्रेन पीस समिट नई दिल्ली में हो। मोदी चाहे तो ऐसा कर सकते हैं। जेलेंस्की ने कहा कि मोदी आबादी और इकोनॉमी के हिसाब से एक बहुत बड़े देश के प्रधानमंत्री हैं। किसी भी संघर्ष के रोकने में भारत और मोदी का बड़ा असर हो सकता है। पीएम मोदी की तरफ से यूक्रेन और रूस के बीच बातचीत कराने की संभावना पर उन्होंने कहा कि बिल्कुल वे ऐसा कर सकते हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा कि ब्रिक्स समिट फेल हो गई है, इसमें एकता का अभाव दिखा। समिट में ब्राजील के नेता नहीं पहुंचे। ब्रिक्स समिट में कई देशों के नेता मौजूद थे, लेकिन इसमें ज्यादातर ऐसे थे जिन पर पुतिन को भरोसा नहीं है। सऊदी अरब को संगठन में शामिल होने के लिए न्योता भेजा गया था, लेकिन वो शामिल नहीं हुआ। पुतिन इस समिट के जरिए दुनिया के बड़े हिस्से को अपनी तरफ लाना चाहते थे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सके। जेलेंस्की बोले, महासचिव के ब्रिक्स समिट में शामिल होने पर जेलेंस्की ने कहा कि अगर कोई कहता है कि वह यूक्रेन रूस जंग के बीच तटस्थ हैं, तो इसका मतलब यह है कि वह रूस के साथ हैं। जेलेंस्की ने कहा कि तटस्थता सिर्फ रूस की मदद करती है, हमलावर और पीड़ित के बीच तटस्थता नहीं हो सकती है। बीते हफ्ते प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के कजान शहर में 16वें ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लिया था। इस दौरान मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता में रूस यूक्रेन युद्ध का भी जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए और आने वाले समय में भारत हर संभव सहयोग देने को तैयार है। प्रतिबंधों का रूस पर असर पड़ा, भारत चीन चाह ले तो जंग रुक जाएगी। जेलेंस्की ने कहा कि रूस की इकोनॉमी को कमजोर कर जंग को रोका जा सकता है। कई लोग तर्क देते हैं कि प्रतिबंध से रूस पर कोई असर नहीं पड़ा है, लेकिन हकीकत यह है कि रूस उनका थोड़ा ही सही लेकिन असर पड़ा है। भारत, चीन, तुर्की और बाकी बड़े देश रूस पर प्रतिबंध लगा दें तो पुतिन जंग लड़ने के लायक नहीं रहेंगे और फिर आखिरकार चीजें वापस आएंगी। इन्होंने इसी बात को कहा। साथ ही साथ इन्होंने भारत को लेकर भी कहा कि भारत चाहेगा तो जंग को रुकवा सकता है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ बीबीसी ने एक खबर देकर तहलका मचाकर रखा हुआ है। तुर्की को क्या भारत और चीन ने मिलकर रोका है? तुर्की और रूसी एक्सपर्ट का क्या कहना है? नाटो पश्चिम देशों का गुट है और रूस इससे चिढ़ा रहता है। यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन को ये बर्दाश्त नहीं है। यूक्रेन पर रूस के हमले को लेकर पुतिन नाटो को भी एक वजह बताते रहे हैं। नाटो को रूस और चीन विरोधी संगठन के रूप में भी देखा जाता है। अब तुर्की ब्रिक्स में शामिल होना चाहता है। तुर्की ने औपचारिक रूप से ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आवेदन भी किया है। ब्रिक्स को पश्चिम के देश अपने खिलाफ देखते हैं। अगर तुर्की को ब्रिक्स में जगह मिलती है तो यह नेटो का इकलौता देश होगा। पिछले हफ्ते ही रूस के कजान शहर में ब्रिक्स का 16वां समिट हुआ। ब्रिक्स के संस्थापक देश ब्राजील, रूस, भारत और चीन हैं। 2011 में इसमें दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ था। इसी साल जनवरी में ब्रिक्स का विस्तार हुआ। यूएई, ईरान, इथोपिया और मिस्र इसके नए सदस्य भी बने। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगन भी कजान पहुंचे थे। अर्दोगन ने यहां तक कहा है कि वह ब्रिक्स गुट से अच्छे संबंध के लिए प्रतिबद्ध हैं। तुर्की को ब्रिक्स में शामिल किए जाने को लेकर भारत के विश्लेषक सवाल उठाते रहे हैं। भारत के जाने माने सामरिक विशेषज्ञ ब्रह्मचेलानी ने तुर्की के ब्रिक्स में शामिल होने को लेकर कहा कि क्या किसी ऐसे देश को ब्रिक्स में शामिल किया जाना चाहिए जो एक सैन्य गठबंधन का हिस्सा है। तुर्की नाटो का सदस्य है। उसने ब्रिक्स की सदस्यता के लिए आवेदन किया है। चीन पाकिस्तान को भी शामिल करना चाहता है। पाकिस्तान और चीन में सैन्य सहयोग के साथ साथ रणनीतिक साझेदारी भी है। इसके बावजूद पाकिस्तान भयानक आर्थिक संकट से
जूझ रहा है। पिछले हफ्ते शुक्रवार को जर्मन प्रकाशक बिल्ड ने खबर चला दी कि तुर्की को ब्रिक्स में शामिल होने से भारत ने रोक दिया। इसके बाद सोशल मीडिया पर यह खबर आग की तरह फैल गई। इसके पहले पाकिस्तान को लेकर खबर आई थी कि रूस और चीन के चाहने के बावजूद भारत ने पाकिस्तान को ब्रिक्स में शामिल होने से रोक दिया। पीएम मोदी ने ब्रिक्स के समापन भाषण में कहा था कि सभी फैसले सर्वसम्मति से होने चाहिए और ब्रिक्स के संस्थापक सदस्यों का सम्मान होना चाहिए। पीएम मोदी की इस टिप्पणी को पाकिस्तान को ब्रिक्स की सदस्यता नहीं मिलने से जोड़कर देखा गया। हालांकि भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त रहे अब्दुल बासित मानते हैं कि पाकिस्तान ने ब्रिक्स की सदस्यता के लिए अप्लाई करने से पहले होमवर्क नहीं किया था। उन्होंने एक पाकिस्तानी न्यूज चैनल से बातचीत में कहा कि पाकिस्तान को ब्रिक्स में पार्टनर देश का भी दर्जा नहीं मिला। कहा पाकिस्तान ब्रिक्स की सदस्यता चाहता था। पाकिस्तान को लग रहा था कि रूस और चीन से ही सब कुछ हो जाएगा। भारत के बारे में उसे सोचना चाहिए था। हमारी कोशिश को भारत ने नाकाम कर दिया। लेकिन तुर्की का मामला पूरी तरीके से अलग है। जर्मन मीडिया की रिपोर्ट आने के बाद सोशल मीडिया पर यह भी लोग कहने लगे कि तुर्की और पाकिस्तान में दोस्ती है, इसलिए भारत ने तुर्की को रोक दिया। लेकिन तुर्की को रोकने में भारत के अलावा चीन का भी नाम लिया जा रहा है। रूस के एक विश्लेषक का कहना है कि चीन को उइगर मुसलमानों पर तुर्की के रुख को लेकर नाराजगी है और भारत को पाकिस्तान से उसकी जुगलबंदी के कारण आपत्ति है। चीन में उइगर मुसलमानों के खिलाफ कथित अत्याचार को लेकर तुर्की हमेशा से मुखर रहता है, जो कि चीन को रास नहीं आता है। कहा जा रहा है रूसी विश्लेषक करीम हास के द्वारा कि तुर्की को ब्रिक्स का सदस्य बनाने का प्रयास कामयाब नहीं रहा। हास का कहना है कि तुर्की को ब्रिक्स की सदस्यता नहीं मिलने का मुख्य 3 कारण है। पहला कारण है कि ब्रिक्स अभी 4 नए सदस्यों ईरान, यूएई, इथोपिया, मिस्र को पूरी तरीके से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। इन्हें इसी साल ब्रिक्स की पूर्णकालिक सदस्यता मिली है। दूसरा कारण यह है कि चीन उइगर मुसलमानों पर तुर्की के रुख से खफा रहता है। इसके अलावा चीन तुर्की की अर्थव्यवस्था को लेकर भी अपना अलग दृष्टिकोण रखता है। चीन को लगता है कि तुर्की ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के लिए बोझ साबित हो सकता है, लेकिन चीन के बेल्ट एंड रोड परियोजना में तुर्की की खासा अहमियत है। हास तीसरा कारण भारत को मानते हैं। वह कहते हैं कि तुर्की की पाकिस्तान के साथ ऐतिहासिक करीबी है। दूसरी तरफ आर्मेनिया और अजरबैजान की लड़ाई में तुर्की और भारत बिल्कुल अलग अलग खड़े हैं। भारत आर्मेनिया के साथ खड़ा है, अजरबैजान की लड़ाई में तो तुर्की अजरबैजान के साथ। ये देखने को मिल रहा है कि भारत भी तुर्की की सदस्यता दिलाने के मामले में अनिच्छुक रहा है। हास मानते हैं कि यूक्रेन में जंग छिड़ने से पहले तुर्की और रूस के संबंध बहुत संतुलित नहीं थे। यूक्रेन पर रूस के हमले से पहले तुर्की से दोस्ती में रूस को ज्यादा फायदा था, लेकिन जंग के कारण चीजें बदल गई हैं। हास कहते हैं कि पश्चिम देशों के प्रतिबंधों के कारण रूस ट्रांजिट पॉइंट के लिए तुर्की पर निर्भर हो गया है। रूस का कच्चा तेल रिफाइन कहीं और हो रहा है और तुर्की के रास्ते यूरोप पहुंच रहा है। ऐसे में रूस पाबंदी के बावजूद तेल बेच पा रहा है। तुर्की अब भी इसका पूरा फायदा नहीं उठा पा रहा है, क्योंकि रूस के साथ आर्थिक मोर्चे पर उसका जुड़ाव उस तरह से नहीं है। रूस के खिलाफ तुर्की G7 और यूरोपीय यूनियन के प्रतिबंधों में शामिल है। ऐसे में तुर्की और रूस का द्विपक्षीय व्यापार बढ़ नहीं रहा है। 2022 में तुर्की और रूस का द्विपक्षीय व्यापार 67 अरब डॉलर था, जो 23 में 55 अरब डॉलर हो गया। फाइनेंशियल टाइम्स के अनुसार तुर्की ने यूएस सैन्य टेक्नोलॉजी को रूस को निर्यात करने पर रोक लगा दी। इसमें सैन्य और सिविल इस्तेमाल दोनों से जुड़ी चीजें हैं। रूस और तुर्की के बीच अब प्रोजेक्ट को लेकर असहमति भी है। तो ये देखने को मिल रहा है कि रूस के साथ भी बहुत अच्छा रिश्ता नहीं है। एफपी ने लिखा है कि अगर तुर्की ब्रिक्स में शामिल होता है तो इससे गुट निरपेक्ष वाली पहचान मजबूत होगी। यह कहना आसान नहीं है। ब्रिक्स पश्चिम विरोधी गुट है, लेकिन पश्चिम में तुर्की की पहचान संदिग्ध होगी। ब्रिक्स में चीन और रूस की पहचान पश्चिम विरोधी देश के रूप में होगी। ब्राजील, भारत, दक्षिण अफ्रीका गुट निरपेक्ष पहचान के साथ हैं। तुर्की शामिल होता है तो इस गुट को देखने का एक दूसरा नजरिया भी होगा। क्या भारत ने रोक लगाया है? तो आपको बता दूं, कहा जा रहा है कि नहीं, भारत ने वीटो नहीं किया था। केवल भारत ही नहीं बल्कि कई ब्रिक्स के तेजी से विस्तार से संभव नहीं थे। तुर्की को अभी भी लेकर सहमति नहीं बन पाई। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।